आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के वक्त भारत की अर्थव्यवस्था। यानी 1947 जब हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी उसको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। जब हम कहते हैं 15 अगस्त 1947, तो आपको यह याद रखना है कि करीब करीब 200 ईयर तक ब्रिटिश रूल था, जिसको हम कॉलोनियल रूल कहते हैं। तो 200 का मतलब यह हुआ कि 1757 में पहली बार बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा हुआ, जिसको उन्होंने और मजबूत किया 1764 और 1793 के बाद। यानी इन तीन लड़ाइयों ने भारत की तकदीर को बदल दिया, या अंग्रेजों को पैर जमाने का मौका मिला। और उस पीरियड को हम लेते हैं 1757, बेसिकली हम मानते हैं बैटल ऑफ प्लासी को। तो 1757 से 1947 का जो वक्त था वो ब्रिटिश रूल था, और उस दौरान अंग्रेजों ने किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया, और हमारी अर्थव्यवस्था विरासत में 1947 में किस रूप में थी, इसको हम पढ़ेंगे। पीरियड या ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल रूल बोलते हैं इसको, या उपनिवेशिक शासन बोलते हैं। तो जो उपनिवेशिक शासन है, पहले इस वर्ड को हम समझते हैं कि कॉलोनियल रूल क्या होता है। कॉलोनियल रूल, तो कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशिक शासन, उपनिवेशवाद को समझना जरूरी है। यह उपनिवेशवाद होता क्या है? उपनिवेशवाद एक शक्तिशाली राज्य के द्वारा एक अल्प विकसित कमजोर राष्ट्र में अपना एक कॉलोनी बनाना। जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पर यह ब्रिटेन है और यह भारत है। जो ब्रिटेन है उसने आर्थिक, शैक्षिक, तकनीकी तीनों आधार पर इंडिया से आगे थी। इसने अपनी एक कॉलोनी बना ली यहां पे, और जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन के हिसाब से यहां पे चलेगी। और इस कॉलोनी को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने पूरे भारत पर एक तरह से इन्होंने कब्जा कर लिया, और इसको ही हम बोलते हैं उपनिवेशवाद। यानी पहले उन्होंने उपनिवेश बनाया, और जो उपनिवेश होगा वो जो अपना राष्ट्र है, जिस देश का उपनिवेश है, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में वो काम करेगा। तो ब्रिटेन ने जब उपनिवेश बनाया तो यहां पे जो शासन व्यवस्था होगी वो ब्रिटेन को बेनिफिट करने के हिसाब से होगी, और उसी तरीके से इन्होंने अपने उपनिवेश को बढ़ाते गए, और एक वक्त आया कि पूरे भारत में इनका एक कब्जा हो गया। अब हमने ये पढ़ लिया कि उपनिवेशवाद या हम कॉलोनियल रूल किसको बोलते हैं। यानी कॉलोनियल रूल इसलिए बोलते हैं कि ब्रिटेन यहां से गवर्न कर रही थी, और ये गवर्न करने की जो पावर मिली 1858 में मिली। 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पावर ट्रांसफर हो गया क्राउन को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उसके बाद 1858 के बाद डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगी अपने इस उपनिवेश को, यानी जो भारत थी। तो जब ये रूल बनेगा, जब भी कोई उपनिवेश देश के लिए रूल बनेगा, तो निश्चित तौर पर उसका जो इंटरेस्ट होगा, मोटिव होगा, अपने मदर कंट्री को फुलफिल करना, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा कराना उनका मकसद होगा। तो हमने ये पढ़ा कि कॉलोनियल रूल होता क्या है। अगर इसको हम तो कॉलोनियलिज्म क्या है, उपनिवेशवाद क्या है? द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ अ वेल्दी and powerful nations
कोई एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक पावरफुल ताकतवर देश मेंटेनिंग और एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर अदर कंट्री, जो दूसरे देश में को नियंत्रण करता है, उसके ऊपर शासन करता है, ऐसी व्यवस्था को हम उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म कहते हैं। यानी द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ अ वेल्दी और अ पावरफुल नेशन मेंटेनिंग और एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर अदर नेशन, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें एक देश, ताकतवर देश, दूसरे देश पर शासन करता है, और शासन करने का मकसद क्या होता है? टू एक्सप्लॉयट देयर रिसोर्सेज, उनके संसाधनों का एक्सप्लॉयट करना, शोषण करना। तो हमने ये समझा कि उपनिवेशवाद क्या है या औपनिवेशिक शासन किसको कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विशेषता थी। तो सबसे पहली जो विशेषता अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं स्थिर अर्थव्यवस्था। स्थिर अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को बोलते हैं जिसमें गतिहीनता हो। गतिहीनता मींस जहां पर ग्रोथ रेट, जीडीपी रेट कम हो, न के बराबर हो, पर कैपिटा इनकम में वाइब्रेशन न हो, यानी ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था जिसमें विकास का दर एक न्यूनतम स्तर पर हो। अगर हम ये बात कहते हैं कि आजादी के वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, तो इसका दो चीजों से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। पहली बात तो यह कि जो ब्रिटिश थे उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था ये जानने का कि यहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है या पर कैपिटा इनकम क्या है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने, कुछ लोगों ने पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को मेजर करने की कोशिश की। फिंडिले सिराज, देसाई, वी.के.आर.बी. राव, ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने ये मेजर करने की कोशिश की कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम क्या है। इन सभी लोगों में जो सबसे साइंटिफिक रिकॉर्ड माना जाता है, एनालिसिस मानी जाती है, वो वी.के.आर.बी. राव की मानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद ये सभी लोग इस बात से सहमत थे कि जो ग्रोथ रेट था, जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, वो 2% के आसपास था। यानी 2% से कम हमारी जो ग्रोथ रेट थी, जीडीपी ग्रोथ रेट थी। पर कैपिटा इनकम 0.5% से कम थी, यानी पर कैपिटा इनकम 0.5%। यानी अगर हम देखें कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि दर थी वो आधे % से कम थी, और जो नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट थी, जीडीपी की ग्रोथ रेट थी, वह 2% से कम थी। गरीबी बेतहाशा थी, भूखमरी थी, और अर्थव्यवस्था में गतिहीनता की स्थिति थी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। दूसरा है बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। पिछड़ी अर्थव्यवस्था, अगर हम पिछड़ा कहते हैं किसी अर्थव्यवस्था को, हम बोलते हैं पिछड़ी अर्थव्यवस्था, तो आप पाएंगे जीडीपी कम है, ग्रोथ रेट कम है, पर कैपिटा इनकम कम थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो ज्यादा था, पॉवर्टी रेट ज्यादा थी, स्टार्वेशन थी। पेंडेमिक होता था तो बड़ी स्टार्वेशन के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को जहां पर बेरोजगारी है, गरीबी है, स्टार्वेशन है, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ न के बराबर है, जहां पर कैपिटा इनकम न्यूनतम स्तर पर है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और 1947 में जो हमें इकोनॉमी मिली वो एक पिछड़ी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, जहां पर न तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, न इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, न तो अर्बनाइजेशन थी। इन सभी के कारण हम भारतीय अर्थव्यवस्था को 1947 में पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहते थे। अब एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस,
कृषि में पिछड़ापन, कृषि में पिछड़ापन को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि पिछड़ी जो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस थे वो उसका मुख्य कारण था जो लैंड सेटलमेंट है, भूमि बंदोबस्त। हम अगले लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू सेटलमेंट था अंग्रेजों का, यानी जो महलवाड़ी सिस्टम था, रैयतवाड़ी सिस्टम था, या जो परमानेंट सेटलमेंट था, अस्थायी बंदोबस्त था, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया। और दूसरा, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस के क्या क्यों हुआ? जो फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, जो कृषि क्षेत्र का वाणिज्यीकरण किया गया, उसके कारण भारतीय कृषि पिछड़ी ही रही। यानी यहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, न्यू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं थी, न्यू सीड्स के यूज नहीं थे, यानी जो हमारी कृषि थी वो पूरी तरह से परंपरागत थी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। अगला है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, औद्योगिक पिछड़ापन। जो हमें अर्थव्यवस्था मिली 1947 में, वह कृषि पिछड़ापन के साथ साथ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी थी। मैं एक बात और बता दूं कि जो कृषि था उसमें करीब करीब 70% लोग इन्वॉल्व थे, 70% आबादी कृषि क्षेत्र में निर्भर थी, जो कि मुख्य व्यवसाय था। उसके बावजूद हम जो इक्विपमेंट के मामले में विदेशों पर, फॉरेन पर निर्भर थे। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस से मतलब यह है कि यहां पर एक तो इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। आजादी के वक्त आप देखेंगे तो कुछ गिने चुने उद्योग भारत में लगाए गए थे। भारत में औद्योगिक पिछड़ापन का जो कारण था, उसका बेसिक कारण है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश में तब तक उद्योग नहीं पनप सकते, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता, इंडस्ट्री को एक्सपेंड हम नहीं कर पाएंगे जब तक कि आधारभूत संरचनाओं का अभाव होगा। यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं होगा, लाइट नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, रेलवे का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर किसी देश में ये बेसिक चीजें नहीं हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो निश्चित तौर पर उस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। भारत में जो रेलवे का विकास हुआ, तार का विकास हुआ, उसका एक अपना मकसद था। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि भारत में जो रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, उसके पीछे था क्विक मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी, आर्मी को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जिससे कि किसी भी बगावत को रोका जा सके, रॉ मटेरियल को कम कीमत में पोर्ट तक ले जाना। तो ये जो मैंने बोला कि भारत में जो औद्योगिक पिछड़ापन था, उसका मुख्य कारण था भारत में जो आधारभूत संरचनाएं हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थी, उसकी कमी थी, जिसके कारण हमारा देश औद्योगिक रूप से पिछड़ा था 1947 में। रैम्पेंट पॉवर्टी, बड़ी मात्रा में गरीबी थी। अगर इसका अंदाजा लगाएं तो आपने पढ़ा होगा कि जब बंगाल में फेमाइन पड़ी हुई थी, यानी बंगाल में जब सूखा पड़ा था, तो स्टार्वेशन के कारण 20 से 30 लाख के आसपास, कहीं कहीं पाया जाता है कि 30 लाख लोगों की डेथ हो गई। इसकी वजह यह है कि वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा थी। यानी गरीबी के कारण अगर थोड़ी भी उत्पादन कम होता या सूखा पड़ता, एक बड़ी जनसंख्या प्रभावित होती थी। तो कहने का मतलब है कि भारत में निम्न आय दर के कारण, निम्न आर्थिक विकास के कारण गरीबी बहुत बड़ी मात्रा में थी। बेसिक जो सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उसका अभाव था। बड़ी संख्या में लोग गरीबी से प्रभावित थे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचों, जिसके बारे में मैंने बोला, बुनियादी ढांचों की कमी। अब बुनियादी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए रोड, लाइट, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, हैवी मशीन्स, इन चीजों की कमी थी। तो बुनियादी जो ढांचे हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वो सबसे जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर।
और 1947 से पहले यानी ब्रिटिश रूल के वक्त जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी कमी पाई गई। उसके कारण भारत का जो आर्थिक विकास था वो कम हुआ। हैवी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट, ये बात अलग है कि भारत एक कृषि प्रधान देश था। 70% से ज्यादा आबादी उस वक्त कृषि पर आधारित थी, फिर भी हमें मशीन्स के लिए, हमें इक्विपमेंट के लिए और केरोसिन ऑयल के लिए, साइकिल के लिए विदेशों पर निर्भर होना पड़ता था। यानी हमारे पास टूल्स नहीं थे, मशीन्स नहीं थी, साइकिल तक को हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था। यानी एक हैवी डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट पर। एक हमारा जो आय था, एक हिस्सा हमारा उसको सामानों को इंपोर्ट करने में व्यय होता था। तो कहने का मतलब यह है कि 1947 में जो बेसिक चीजें हैं, साइकिल, मशीन, टूल्स, उनका भी उत्पादन हमारे देश में नहीं हो रहा था। हमें उसको बाहर से मंगाना पड़ता था, जिससे हमें विदेशी मुद्रा के तौर पर हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा पैसा विदेशों को भुगतान करना पड़ता था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण जो था वो बहुत कम था। शहरीकरण कब होगा? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो जाहिर सी बात है अर्बनाइजेशन नहीं होगा। अगर 1947 या उससे पहले हम देखें तो भारत में सिर्फ 14% आबादी जो शहर में रहती थी। यानी अर्बनाइजेशन जो थी, यानी शहरीकरण जो हुआ था, वो सिर्फ 14% पॉपुलेशन की थी। बाकी जो पॉपुलेशन थी 84% वो गांव में ही निवास करती थी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये कृषि पर निर्भर थी। तो हमने ये बोला कि लिमिटेड अर्बनाइजेशन था। और नेक्स्ट है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था थी। सामंतवादी अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं, फ्यूडल सिस्टम हम बोलते हैं, फ्यूडल सिस्टम की जिसमें किंग होता है और किंग की जो जमीन होती है, जो राजा की जमीन होती है, वो अपने सामंतों में बांट देता है। सामंत उस जमीन को पीजेंट्स किसानों के बीच में बांट देता है और किसानों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है और राजा को समय समय पर आर्थिक और सैन्य मदद करता है। तो यह सामंती अर्थव्यवस्था थी। तो जब 1947 में हमने बोला कि अर्ध सामंती व्यवस्था, इसका मतलब है यह सामंतवाद खत्म नहीं हुआ था। यह बात अलग है कि कैपिटलिज्म आ गई थी। ब्रिटिश आने के बाद सामंतवाद को कुछ खत्म तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, यानी अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, जहां जमींदार भी थे, सामंत भी थे और भूमि सुधार या अनुवाद में सुधार होने के कारण परिवर्तन भी हुआ। तो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी थी और सामंतवाद भी था, फ्यूडल सिस्टम भी था। यानी जमींदार भी थे, सामंत भी थे और एक तरफ से गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस हो रहा था, जहां जिसको हम बोलेंगे कि धीरे धीरे सामंतवाद खत्म हो रही थी, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। यानी एक मिक्स इकोनॉमी थी, जहां पर सामंतों का भी एग्जिस्टेंस था और गवर्नमेंट का भी एक्सपेंशन हो रहा था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी अगर हम देखें कि 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि न तो उद्योगों की कमी थी, कृषि का पिछड़ापन था, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, गरीबी बड़ी मात्रा में थी, बेरोजगारी बड़ी मात्रा में थी, आर्थिक विकास का दर कम था। आप इस तरीके से अगर लिखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखिए 1947 के वक्त, या फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप लिख देंगे। अगर इस पॉइंट बना के लिख देंगे तो आपका आंसर सही होगा।